अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जावेद चौधरी के कॉलम के सिलसिले में आज एक नया कॉलम आपके लिए पेश खिदमत है जिसका उन्वान है अलमियों का शिकार पाकिस्तान। नाज़रीन, जावेद चौधरी लिखते हैं कि मार्च 2022 में श्रीलंका में पेट्रोल का आखिरी जहाज़ आया। जहाज़ 2 हफ्ते समंदर में खड़ा रहा, लेकिन हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं थे। जहाज़ वापस चला गया और उसके साथ ही श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट शुरू हो गया। मुल्क में पेट्रोल ख़त्म हुआ। पेट्रोल की वजह से बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसपोर्ट बंद हुई। फैक्ट्रियाँ भी रुक गईं। ट्रांसपोर्ट की वजह से खुराक का बहरान भी पैदा हो गया और रही सही कसर बेरोजगारी ने पूरी कर दी। यहां तक कि हुकूमत ने 12 अप्रैल 2022 को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया और इसके बाद पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आया और आवाम के हाथों जो भी चढ़ गया, वो हुकूमत या अपोजिशन, वो ब्यूरोक्रेट हो या ताजिर, उसको फेंटा पड़ गया। और श्रीलंका आज अपनी बंदरगाहें, सड़कें, जंगल, पहाड़ और इमारतें बेचकर गुजारा कर रहा है। हम भी यकीन करें कि या ना करें, इस वक्त इसी अमल से गुजर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 3 दिन कबल स्टेट बैंक को खबरदार कर दिया, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू होने वाली है। तेल दरामद करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही। पीएसओ का एक ऑयल कार्गो कैंसिल हो चुका है। दूसरे की डिलीवरी 23 जनवरी को मुतवक्के थी, लेकिन उसकी एलसी नहीं खुली। पाक अरब रिफाइनरी के 5,35,000 बैरल के 2 ऑयल कार्गो भी लाइन में है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एक कार्गो 5,32,000 बैरल तेल लेकर 30 जनवरी को पहुंचेगा, लेकिन उनकी एलसीज भी नहीं खुल पा रही। लिहाजा फरवरी में तेल का बहरान शुरू हो जाएगा और मार्च और अप्रैल में ये क्राइसिस शदीद हो जाएगा। और अगर खुदा नखास्ता ये हो गया तो पेट्रोल पंपों पर भी लाइनें लग जाएंगी, खुराक की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो ट्रेन और जहाज भी रुक जाएंगे, बिजली की खौफनाक लोड शेडिंग भी शुरू हो जाएगी और रही सही फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। ये एक सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुकना शुरू हो चुकी हैं। जनवरी में आधे सरकारी महकमों की तनख्वाह 10 दिन लेट हुई। फरवरी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के सिफारत खानों को सितंबर से तनख्वाहें और किराए नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से सिफारती मिशन तकरीबन बंदिश के करीब हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर एम्बेसी को किराए, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स और तनख्वाहों की रकम नहीं मिलेगी तो फिर ये कैसे चलेंगे। चुनाचे सिफारत खानों के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इंडस्ट्री की सूरत हाल देखनी हो तो आप फैसलाबाद, सियालकोट और कराची का चक्कर लगा लें। 75% कारखाने बंद हो चुके हैं और इनसे मुल्क में बेरोजगारी का खौफनाक तूफान आ रहा है। आटे का बहरान भी पैदा हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी मफकूद होता जा रहा है और डॉलर मुंह मांगी कीमत देने पर भी नहीं मिल रहा। चुनाचे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है तो गलत नहीं होगा। ये हालात हैं और दूसरी तरफ कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक एक सियासी सर्कस चल रहा है। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तोड़कर मुल्क की कब्र खोदी और पीडीएम की हुकूमत ने अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर करके मुर्दे को नहलाना शुरू कर दिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन हुए और पार्टियां डंडे लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। पंजाब में निगरां वजीर आला के इंतखाब ने भी खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी हैं। मोहसिन नकवी चौधरी बरादरान के रिश्तेदार हैं। ये चौधरी शुजात हुसैन की भांजी के खाविंद हैं और चौधरी परवेज इलाही उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई दावे कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की साजिश मोहसिन नकवी के घर तैयार हुई थी। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उनके घर एक दूसरे से मुलाकात करते थे और नकवी साहब उनके पैगामात जनरल बाजवा को पहुंचाते थे। पीडीएम और चौधरी बरादरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी मोहसिन नकवी के घर से स्टार्ट हुआ था और इन मुलाकातों के नतीजे में काफ लीग ने पीटीआई का साथ छोड़ने का फैसला किया था। चुनाचे पीटीआई भी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है और अगर ये उन्हें नहीं मानते तो फिर पंजाब में निगरान हुकूमत निगरानी कैसे करेगी और ये इलेक्शन कैसे कराएगी। मुल्क में मर्दमशुमारी भी शुरू हो चुकी है। ये 30 मार्च को मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी के बाद 4 महीनों में नई हल्का बंदियां करेगा और जून अगस्त में मुल्क नए इलेक्शन के काबिल होगा। अब सवाल यह है कि क्या 2 सूबों में पुरानी मर्दमशुमारी और पुराने हलकों के तहत इलेक्शन होंगे और बाकी 2 सूबों और वफाक के इलेक्शन नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। तीसरा, क्या मुल्क में अप्रैल में केपी और पंजाब के इलेक्शन होंगे और फिर अक्टूबर में सिंध, बलोचिस्तान और वफाक के इलेक्शन, और क्या इस दौरान इमरान खान कौमी असम्बली के 70 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और क्या ये 70 सीटें जीत कर भी कौमी असम्बली नहीं जाएंगे और क्या 70 सीटों के ये ज़िमनी इलेक्शन भी ज़ाया हो जाएंगे। और अगर ऐसा होगा तो क्या हुकूमत इलेक्शन खेलेगी
या पेट्रोल, बिजली, गैस, खुराक और बरामदात का बंदोबस्त करेगी। हमारी हालत यह है कि हम IMF के बगैर नहीं बच सकते और IMF की शराइत के बाद बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी और बेरोजगारी के शिकार अवाम पर टैक्स भी बढ़ जाएगा और इससे महंगाई अलमिए की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। IMF की शराइत मानने से मुल्क में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों का खाना पीना 3 से 1 वक्त पर आ जाएगा। हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब, UAE और चीन भी हमारी मदद कर करके थक चुके हैं। हमें उनकी तरफ से भी साफ इनकार हो चुका है और अमेरिका मुद्दत पहले हमसे मुंह मोड़ चुका है। चुनाचे अब हमारे पास बचने के लिए सिर्फ 2 असासे बचे हैं, एटम बम और फौज। हम अगर बैनुल अक़वामी ताकतों की शराइत मानते रहे, हम अगर इसी तरह कर्जे लेते रहे और फिर हमें बिलाखिर इनकी दोनों शराइत मानना पड़ेंगी। एटमी प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा और फौज की तादाद कम करना होगी और इन दोनों शराइत की अपनी कीमत है। हम इसके बाद कश्मीर भी नहीं ले सकेंगे और अभिनंदन जैसे पायलट्स के जहाज भी नहीं गिरा सकेंगे और हम इसके बाद श्रीलंका, नेपाल और भूटान बनकर रह जाएंगे। हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब और चीन को मना लेते हैं और ये मुल्क आखिरी बार हमारी मदद कर देते हैं, तो क्या ये रकम भी इलेक्शंस और इस सियासी बहरान का लुकमा नहीं बन जाएगी? और क्या हम अगले साल आज से भी ज्यादा बदतरीन पोजीशन में नहीं होंगे? चुनाचे अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल का आखिर हल क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। फौज मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए, अपनी गलतियां तस्लीम करे, माजरत करे, सियासतदानों को उनकी गलतियां बताए और फिर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन कराए और इसके बाद बहरानों का बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। हम फैसला कर लें कि मुल्क में आज के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह सीनियर मोस्ट जनरल अपने वक्त पर आर्मी चीफ बन जाएगा और ये इख्तियार आज के बाद किसी वजीर आजम के पास नहीं होगा। आर्मी चीफ अपने वक्त पर रिटायर भी हो जाएगा और मुल्क का कोई ओहदेदार इसकी मुद्दत में इजाफा नहीं कर सकेगा। हुकूमतें ख्वाब बदलती रहें लेकिन असम्बलियां हर सूरत अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इलेक्शन कमीशन 100% आज़ाद और खुद मुख्तार होगा। इलेक्शन कमिश्नर का फैसला भी 100% मेरिट और खुदकार निज़ाम के तहत होगा। टैक्स पॉलिसी 20 साल के लिए बनाई जाएगी और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा ताकि सरमायाकार इसके मुताबिक सरमायाकारी कर सकें। मजहब अवाम का ज़ाती मामला होगा और कोई शख्स किसी भी शख्स को मजहबी बुनियाद पर हदफ नहीं बना सकेगा। मजहबी जलसों और जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाए। लाउड स्पीकर की आवाज़ सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रहेगी। नमाज का वक्त पूरे मुल्क में एक ही होगा। अजान कौमी सतह पर होगी और एक ही वक्त होगी। बच्चों का निसाब पूरे मुल्क के लिए एक होगा। सड़कें हर सूरत खुली रहेंगी। आबादी कंट्रोल की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में 2 साल के अंदर रिफॉर्म्स की जाएंगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन और आसान कर दिया जाएगा। PIA, रेलवे, रेडियो, PTV और स्टील मिल जैसे इदारे सालाना 1400 अरब रुपए निकल जाते हैं। ये 1 साल के अंदर फरोख्त कर दिए जाएंगे और इनसे हासिल होने वाली रकम मुलाजमीन में तकसीम कर दी जाएगी और आखिरी फैसला, हम हर सूरत हर साल 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए सॉलिड और फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। अगर हॉलैंड जैसा मुल्क सिर्फ फूल या कोलंबिया सिर्फ कॉफी बेचकर अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमने अगर ये फैसला कर लिया तो हम बच जाएंगे, वरना कंफ्यूजन का ये बहरान इस मुल्क को खा जाएगा और हम इस साल के आखिर तक खाना जंगी का शिकार हो जाएंगे।